अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे गुलफाम ने भेजी है। सखी सरवर के साथ ही उनका छोटा सा गांव है जहां की सच्ची कहानी है। पाकिस्तान का शहर मुल्तान, उसके साथ डेरा गाजी खान और डीजी खान के साथ ही है सखी सरवर, जहां का मेला पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेला इसलिए कहलाता है कि ये 2 महीने तक जारी रहता है। बाकी जितनी भी दरबारों पे मेले होते हैं 3 दिन 4 दिन या कोई बहुत ज़्यादा तो 1 हफ्ते के लिए होता है, वरना सखी सरवर का मेला 2 महीने तक जारी रहता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं तमाम शहरों से लोग इस दरबार पे हाज़िरी देने के लिए आते हैं। जब मैं रोही टीवी की टीम का हिस्सा था तब मैं वहाँ पे पहली दफ़ा रिकॉर्डिंग के लिए गया था और वहाँ मेरी भी यादें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं उस दरबार के साथ। गुलफाम कहते हैं मेरे दादा का नाम ग़ुलाम रसूल था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कहानी सुनाई थी वो मुकम्मल कहानी नहीं थी। वो नहीं जानते थे जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे, वफ़ात पा जाएंगे, कहानी तब जाकर मुकम्मल होगी, और ऐसा ही हुआ था। तो ये कहानी उनके दादा गुलफाम के दादा ग़ुलाम रसूल की ज़ुबानी। ग़ुलाम रसूल ने जिस घर में आंख खोली उस घर में अपने अलावा 2 बहन भाई और माँ बाप। जैसे उसको होश आया तो उसको अंदाज़ा हुआ उससे बड़े 2 बहन भाई हैं और वो सबसे छोटा है। बाप एक बाग है, आमों का बाग, जहाँ पे नौकरी करता है और वहीं से उसको जो तनख्वाह मिलती है उसी से घर का गुजर बसर होता है। अब बाप की जो उजरत मिलती थी महीने की वो इतनी कम होती थी कि उससे सिर्फ कोई ख्वाहिशें पूरी तो नहीं होती थीं, हाँ 3 वक्त की रोटी ज़रूर बच्चों को मिल जाती थी। ग़ुलाम रसूल का वालिद बहुत ही नेक शख्स था। गांव वाले उसको इज्जत की निगाह से देखते थे। ये एक ऐसा गांव था जहाँ पे घर तो थे लेकिन इस अंदाज में बने हुए थे कि 3-4 घर इकट्ठे बने होते थे और उसके बीच में गैप आ जाता था, ज़मीनें होती थीं, और उसके बाद फिर 2-3 घर इकट्ठे बने होते थे, फिर ज़मीनें आ जाती थीं। ये गांव इस तरह आबाद था कि इकट्ठे घरों से घर, छतों से छतें जुड़ी हुई नहीं थी। वरना अमूमन गांव में होता है कि एक ही लाइन के अंदर घर बने होते हैं, बीच में रास्ता होता है। ये थोड़े थोड़े फासलों पे बने हुए घर थे। एक छोटा सा गांव था लेकिन इसका एक चौक ज़रूर था। उस चौक पे ये होता कि गांव के लोग जब अपने काम काज से फारिग होते तो वहाँ आकर बैठ जाते। एक छोटा सा होटल भी बना हुआ था जहाँ पे एक चाचा होता, चाचा करमू, वो सबको चाय पिलाता। वो चाय का होटल था। मेहमान तो कभी कोई आता नहीं था कि उसके लिए खाना बनाया जाता। अगर कभी किसी का मेहमान आ जाता तो सारे गांव वाले लड़ते थे कि ये हमारा भी मेहमान है, हमारा भी मेहमान है, और यूँ सब मिल के उसकी मेहमान की खिदमत करते। लेकिन गांव वालों ने अपने बैठने के लिए, गपशप के लिए, वो जो चौक के अंदर एक डेरा सा बना लिया था, वहीं पे एक छत सी डाल दी गई थी और उसके नीचे कच्चे दीवारों के साथ एक होटल सा बना दिया गया था, चाचा करमों का चाय का होटल। गांव के लोग चाय के बहुत शैदाई होते हैं और यूं उस होटल में बैठ के गपशप भी होती और चाय पीते। सुबह के वक्त वो होटल वीरान होता, कोई भी ना जाता, सब अपने काम काज पे होते, और जब शाम होती तो आहिस्ता आहिस्ता सब उस होटल पे जमा होना शुरू हो जाते, वहीं पे गपशप होती। उस गांव के दुख सुख बातें, तमाम उस गांव के बारे में अच्छा बुरा जो भी फैसले करने होते, बुजुर्ग जवान वहीं पे बैठते और वहीं फैसले होते और चाचे कर्मों की चाय पी जाती। चाय भी वो बहुत क्लास की इसलिए बनती थी, खालिस उस दौर में दूध होता था और खालिस दूध की वो चाय बनती थी। तो सब जब तक चाय न पीते अपने अपने घरों को वापस ना जाते। ग़ुलाम रसूल छोटा था, जैसे ही बड़ा हुआ तो बाप ने और माँ ने उसके अंदर इस तरह की तरबियत की कि वो सबकी दिल से रिस्पेक्ट करता था, इज़्ज़त एहतराम करता था, और माँ बाप की तरबियत की वजह से ही वो एक इंतहाई शरीफ सा लड़का था। सर झुका के चलता था, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई थी।
कभी किसी ने उसका गिला नहीं दिया था। स्कूल तो कोई था नहीं कि वो पढ़ सकता। वो घर पे ही ज़्यादा वक्त गुजारता या बाहर निकल जाता या कभी कभी बाग में चक्कर लगा लेता। ये एक बहुत बड़ा आमों का बाग था, हर तरह के आम लगे हुए थे। इस बाग के इर्द गिर्द कच्ची सी एक दीवार भी बनाई गई थी जो बहुत ही छोटी सी थी। कोई भी उसको आराम से आसानी से कूद के क्रॉस कर सकता था, लेकिन गांव वाले लिहाज करते थे। हाँ, उस गांव के जो शरीर लड़के होते थे वो अक्सर गर्मियों के दिन में जब आम पक चुके होते या इमियाँ लगी होती तो वो दीवारें कूद के छुपके से अंदर चले जाते और आम तोड़कर ले आते। गुलाम रसूल का बाप उसी ही बाग में नौकरी करता था। वो दरख्तों की देखभाल करता, पत्तों हटाता, उनकी सफाई करता, चेक करता। वो जो बीच में एक छोटी सी नहर टाइप सी गुजर रही होती, उसके ज़रिए दरख्तों को जो पानी मिलता वो देखता, कहीं किसी पत्थर की वजह से, मट्टी के पत्थर की वजह से रुकावट तो नहीं आ रही। अमूमन ऐसा हो जाता तो वो उन पत्थरों को हटाता, रास्ता बनाता ताकि आम के उन दरख्तों तक पानी पहुँचे। बाज़ औक़ात जब पत्ते भी बहुत ज़्यादा जमा हो जाते तो पानी के रास्ते में रुकावट डालते और आगे पानी ना जा सकता, तो वो उन रास्तों को पत्तों से साफ करता। और जब आम पक जाते तो उन शरीर लड़कों से बचाने के लिए वो पहरा देता। बाज़ औक़ात परिंदे भी आके पके हुए आमों को ख़राब करते थे तो वह मुंह से मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता या छोटे से पत्थर उठा के मट्टी के ऊपर दरख्तों की तरफ इस अंदाज में फेंकता कि परिंदे डर कर चले जाएं। या फिर उसने एक टीन रखा हुआ था, लोहे का खाली टीन, जिसको ज़ोर ज़ोर से वो कूटता, उस टीन के ऊपर ज़ोर ज़ोर से डंडा मारता तो एक शोर सा पैदा होता और उस टीन के शोर से परिंदे डर कर उड़ जाते। आज भी बहुत सारी जगहों में इस तरह के बंदूक या इस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आवाज़ बड़ी ज़ोरदार धमाके की पैदा होती है और जानवर, परिंदे डर कर उड़ जाते हैं। तो वो उस एक लोहे को इस अंदाज में लकड़ी से पीटते कि शोर पैदा करते, परिंदे उड़ जाते। अब वो इतना बड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक शौक़ पैदा हो गया। मेरा बाप मुसलसल काम करता है, मुझे भी बाप का हाथ बटाना चाहिए। बाप ने उसे कहा, अभी तुम छोटे हो, तुम अभी आराम करो। उसने कहा, अब्बा मैं वैसे भी सारा दिन बोर होता हूँ, मैंने कोई दोस्त तो बनाए नहीं है, चाचा कर्मों के होटल पे भी मैं नहीं बैठता, तो इसलिए मुझे अपने साथ लगा ले। तो बाप ने छोटी उम्र से ही उसको अपने साथ लगा लिया। अब वो बाप के साथ उसी बाग के अंदर पहरा देता, फिरता रहता और बाप उसके ज़िम्मे जो काम लगाता वो वही काम करता। वो जो छोटा सा उनका कच्चा सा घर था, अंदर 2 कमरे बने हुए थे, बड़ा सा उन कमरों के सामने सहन था और उन जो बने हुए जो कमरे थे कच्चे, उनके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर भी एक छोटा सा कच्चा सा कमरा बना हुआ था जिसके अंदर तोड़ियां रखी जाती थी। अब वो इस्तेमाल नहीं होता था, उसकी दीवारें टूट फूट का शिकार हो गई थी। 3 दीवारें मौजूद थीं। एक दीवार ऐसी थी जो गिरने वाली थी, किसी वक्त भी गिर सकती थी, जिसकी वजह से छत भी नीचे गिर जाती, इसलिए उसके अंदर अब कोई भी नहीं जाता था। उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, वरना अगर उस कमरे की ज़रूरत होती, कुछ सामान, तूड़ियाँ या कुछ रखना होता तो शायद उसकी मुरम्मत कर लेते। आज भी देहातों में आप जाएं तो कच्चे कमरे आपको ऐसी बहुत सारी जगहों पर मिलेंगे जिनकी एक छत बना दी जाती है और मट्टी की दीवारों में बनाकर दरवाज़ा लगा दिया जाता है कि ये कमरा तूड़ियाँ रखने के लिए, जानवरों का चारा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। कभी इस्तेमाल होता था, अब वो फ्री था। उसके अंदर कोई भी दरवाज़ा भी नहीं था। हाँ, दरवाजे की जगह ज़रूर बनाई गई थी। जब भी गुलाम रसूल बोर होता तो उस कमरे में जाकर बैठ जाता। अक्सर उस कमरे में सो भी जाता था। इनके घर में बकरियां, 3 बकरियां इन लोगों ने रखी हुई थी। चाय, बच्चों के लिए दूध इन्हीं बकरियों से इस्तेमाल होता था। एक दिन दूध का अपना प्याला लिए, मट्टी के चीनी के बने हुए प्याले मिलते हैं, वो अपना एक दूध का प्याला लिए हुए वो पीते पीते उसी कमरे में आ गया। वो अभी कमरे में आके बैठा, ये शाम का टाइम था, उसको नींद सी आनी शुरू हो गई।
आज बहुत गर्मी थी, लेकिन इस कमरे की छाँव में हल्की हल्की हवा चल रही थी और उसने थोड़ा सा ही दूध पिया तो उसके अंदर खुमारी सी आने लगी, जैसे उसको नींद सी आ रही हो। वहीं पे ही वो लेट गया। उसने वो दूध का भरा हुआ प्याला साइड पे रखा और सो गया। जब वो सो के उठा तो उसकी निगाह उस प्याले पे पड़ी तो वो हैरान रह गया। एक काला स्याह सांप उस दूध को बैठा पी रहा था। उस सांप का मुंह उस प्याले के अंदर था और उस दूध को पी रहा था। जैसे उसकी आंख खुली, उसकी जगह पे कोई भी होता तो चीख मारकर खड़ा हो जाता, डर जाता। वो नौजवान था, एक सांप था, जहरीला सांप, लेकिन वो डरा नहीं। वो बैठ के देखता रहा। सांप ने जब दूध पी लिया तो उसके बाद सांप ऐसे अलर्ट हो गया जैसे उसको पता लग गया था कि सोया हुआ शख्स जाग चुका है। अब सांप को खतरा महसूस हुआ तो सांप इस अंदाज में आ गया कि अगर इस शख्स ने मुझे कुछ कहा तो आगे बढ़ के मैं इसको डस लूंगा। और सांप ने मुंह से फुंकारा भी, 2-3 दफा वो फुंकार निकाली जो वार्निंग होती है इंसान को कि चले जाओ, हट जाओ, मुझे नुकसान ना पहुंचाना, मैं नहीं तो डस लूंगा। वो बैठा रहा यहां तक कि सांप ने 2-3 दफा उसको डराया, वो फिर भी नहीं डरा। सांप नीचे हुआ और उसके बाद चलता हुआ उसकी आंखों के सामने बिल्कुल एक सामने सुराख था, उस सुराख के अंदर घुस गया। उसके दिल ने खौफ पैदा होने के बजाय उसके दिल में आया कि इतना प्यासा था, इसको सांप की जरूरत थी। हाँ, ये जरूर जानता था कि सांप जहरीला होता है, इसके अंदर जहर होती है। मैंने इस प्याले के अंदर उसको वो पीते हुए देखा है। आज के बाद इस प्याले को इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ, कभी कभी इसके लिए दूध ला कर रख दूँ। वो ऐसा ही था, सबसे प्यार करने वाला। उसको जानवरों से डर नहीं लगता था, वो जानवरों से भी प्यार करता था। और अगले ही दिन उसने ऐसा किया, वो स्पेशल दूध लेकर आया और उसने आके उसी प्याले के अंदर दूध डाल दिया और इंतज़ार में बैठ गया कि सांप आएगा। एक अजीब व गरीब सी हरकत थी। अगर वो अपने वालिदैन को बताता, उसको मना करते, लेकिन वो छुप के कर रहा था कि सांप ना आया। लेकिन वो दूध डाल के चला गया ये सोच के कि सांप पी लेगा। फिर उससे अगले दिन वो दूध लेके आया था, लेकिन सांप वहां पर नहीं था। कल का भी उसका दूध उसी तरह पड़ा हुआ था, लेकिन उसका दिल कह रहा था नहीं, मुझे फिर भी दूध डालना चाहिए, सांप आएगा। आज उसने दूध इसलिए नहीं डाला कि कल का पड़ा हुआ दूध उसमें मौजूद था। वो चला गया और अगले दिन जब वापस आया तो दूध खाली था, कोई पी चुका था। खुश हुआ कि सांप दूध पी गया होगा, उसने फिर से उसके अंदर दूध डाल दिया। अभी उसकी रूटीन हो गई, वो आता तो प्याला खाली मिलता और उसके अंदर दूध डाल देता। हाँ, उसने एक दफ़ा अपनी आंखों से ज़रूर सांप को दूध पीते हुए देखा था, लेकिन अपने मन ही मन में वो खुश हुए जा रहा था कि मैं दूध रख जाता हूँ, एक जानवर है, मैं उसका भला कर रहा हूँ, वो दूध पी जाता है। फिर ऐसा हुआ, बाप के साथ काम करते हुए एक दफ़ा सामने एक सांप नजर आया। जब वो पत्तों को हटा रहा था तो जैसे उसने पत्तों को हाथ से हटाया, फेंका, तो दूसरी तरफ फुंकार भर के ऐसे सांप बैठा हुआ था। वो डरा नहीं, ना पीछे हटा। तो उसके बाप ने कहा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। तो उसने कहा अब्बा ये कुछ नहीं कहता। उसने कहा क्यों नहीं कहता बेटा, ये जहरीला होता है, ये डस लेगा। बोला अब्बा जब तक हम इसको मारे ना ये कुछ नहीं कहता, ये बेजान ज़रूर है, ये हमें मारता उस वक्त है जब इसको अपनी जान का ख़तरा पड़ जाए, वरना ये कुछ नहीं कहता। मैं इनसे नहीं डरता अब्बा। बाप हैरान हुआ और कहा तुम्हारा कभी पहले इससे कभी पाला पड़ा है? उसने कहा हाँ अब्बा पड़ा है, लेकिन बाप को ये नहीं बताया कि मैं इसको दूध रखता रहा हूं, अब कभी भी जाके दूध रखाता हूं। लेकिन बाप उस दिन हैरान हुआ कि बेटा नहीं डरता। उसने कहा ठीक है बेटा, इससे ना डरो, लेकिन इसके करीब ना जाना, ये फिर भी एक ऐसा जानवर है जो डस सकता है। उसने कहा ठीक है अब्बा। अब दिन को बाप काम करता और ड्यूटी लग गई कि आप आम पक्के थे, रात को भी एक पहरे के लिए बंदा चाहिए। तो बाप उसकी माँ से बैठा डिस्कस कर रहा था कि एक और बंदा मैं ढूंढ रहा हूँ, रात को रखवाली के लिए भी मिल जाए। तो साथ चारपाई पे लेटा हुआ गुलाम रसूल बोला
अब्बा तो मुझे क्यों नहीं रात को रखवाली के लिए रखवा देते। उसने कहा, तू अभी जवान तो हो गया है, लेकिन रात के टाइम ठीक नहीं होता, कोई समझदार बड़ा बंदा हो। उसने कहा, अब्बा मैं समझदार हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे रखवा दीजिए। माँ भी राज़ी नहीं थी कि नहीं अभी ये जवान है, लेकिन इतना समझदार नहीं हुआ, कोई 40-45 साल का बंदा होना चाहिए समझदार, ये नौजवान है। लेकिन वो बाजिद हो गया और यूं बाप को हार माननी पड़ी और उसी को ही रात की रखवाली पे रखवा दिया गया। अब वो बाकायदा नौकरी पे रखा जा चुका था। उससे पहले ऐसा था कि वो बाप का हाथ बटाता था, इतने पैसे नहीं मिलते थे। अब बाकायदा तौर पे बाप अलग से दिन की तनख्वाह लेता और बेटा रात की पहरेदारी की। हाँ, फिर से उसको एक रात एक अजीब वाकया पेश आया। वो अपनी चारपाई पे आकर बैठ जाता, चक्कर लगाता, घूमता फिरता, फिर से आके चारपाई पे बैठ जाता। कभी शदीद नींद आ रही होती तो सो भी जाता। आज भी वो अपनी चारपाई पे बैठा हुआ था कि उसने सामने दरख्त के पास देखा। उसी अंदाज में एक सांप बैठा हुआ था जिस तरह उस कमरे के अंदर उसने सांप को देखा था। इसका रंग बिल्कुल वैसा था, काला स्याह, उसी सांप की तरह। खास एक निशानी ये थी, उसके सर के ऊपर एक छोटा सा निशान बना था। उसने दूर से ही उसको पहचान लिया कि ये तो उसी तरह का सांप है। उसको याद आ गया कि जब से मेरी नौकरी लगी है, मैं पहरा देना शुरू हुआ हूं, मैं तो उसको दूध देना भूल गया हूं वहां पे। अब तो मैं जाता ही नहीं हूं। दिन को मैं सोता हूं और शाम रात को यहां पे काम करता हूं, तो मैं तो दूध देना भूल गया। अभी क्या करूं? उसके बाद दूध नहीं था और रात का ऐसा पहर था कि वो कहीं से दूध अरेंज भी नहीं कर सकता था। तो उसने खड़े होकर कहा, जैसे किसी इंसान से मुखातिब हो, कि आज मेरे पास दूध नहीं है, हाँ कल मैं तुम्हारे लिए दूध ले आऊँगा। और उसको समझाने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक प्याला उठाया और उठा के दरख्त के नीचे रख दिया। ये देखो मैंने प्याला रख दिया है, कल तुम्हें दूध दे दूँगा। वो बेजुबान था, वो इसको समझा या नहीं समझा, लेकिन प्याले के पास इस अंदाज में आया जैसे पीना चाह रहा हो। तो उसको यकीन हो गया कि ये वही सांप है जहाँ पे उसको मैं दूध पिलाता हूँ, अब ये यहाँ पे आ गया है। अगले दिन खुशी खुशी वो छुपा के दूध की बोतल ले आया और रात को आते ही सबसे पहले उसने उसके अंदर दूध डाला और पहरेदारी करता रहा, इधर उधर घूमता रहा। वापस आया, प्याला खाली हो चुका था। अब वो रोज़ ही दूध लाता, उसकी माँ उसको दूध देती कि रात को मुझे प्यास लगती है, माँ मुझे दूध दे दो। वो दूध लेके आता और उसी प्याले में आके डाल देता और प्याला खाली होता। एक रात वो घूमता घूमता अपनी चारपाई के करीब से गुजर ही रहा था कि उसको सरसराहट सी महसूस हुई। उसकी निगाह पड़ी उसी प्याले की तरफ, तो आज वक्त से पहले ही वो चक्कर लगा के वापस आ गया था। उसने देखा कि वो सांप दूध पी रहा है। इसका मतलब है रोज ही ये सांप दूध पी जाता है, कोई और नहीं पीता। वो खुश हुआ कि अच्छा है, ये दोस्त बन गया है मेरा। मैं इससे बात नहीं कर सकता, इसको हाथ नहीं लगा सकता, ये जहरीला है, लेकिन दूध पीता है, मुझे खुशी होती है। अब उसकी ज़िंदगी का ये हिस्सा बन गया। ये राज सिर्फ गुलाम रसूल को पता था कि वो रोज़ दूध लेके आता है। थोड़ा सा दूध वो पीता था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूध उस सांप को डाल देता, वो पीता और वो अपनी चौकीदारी करता। यहाँ तक कि कितने सालों तक इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। बाप अल्लाह को प्यारा हो गया। अब वो दिन को भी और रात को भी वही रखवाली करता था गुलाम रसूल। बाप के बाद पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पे आ गई थी, क्योंकि बाप ने उसको सारा ही सिखा दिया था कि इस पूरे बाग का कैसे ध्यान रखना है। जो जो कुछ इस बाग के करने वाले काम थे वो सारे गुलाम रसूल सीख चुका था। अब इसलिए दिन को और रात को उसको रख दिया गया, क्योंकि उस बाग का जो मालिक था वो उससे बहुत खुश था। एक रात वो अपनी चारपाई पर सोया था कि उसकी आंख खुली। जब उसकी आंख खुली तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सांप उसकी बिल्कुल टांगों के साथ लिपटा हुआ था और यूं सर निकाल कर बैठा था। वो एकदम से घबरा गया, उठा नहीं। हाँ, उसके रोंगटे ज़रूर खड़े हुए। उस सांप ने उसको लपेटा हुआ था। वो डर गया। ये वही सांप था जिसको वो दूध रखता था कि ये क्या मंजर है, ये क्यों इस तरह मेरे से लिपटा है। वो लेटा रहा, उसको देखता रहा। सांप जो उसको लिपटा हुआ था और यूं मुंह निकाल कर बैठा था।
सांप उसको देखता रहा और उसके बाद रेंगता हुआ सांप उसके बाजू के करीब आया। बाजू के करीब इस अंदाज में आया कि तभी उस वक्त उसको एहसास हुआ, खौफ की वजह से उसको एहसास नहीं होता, उसके हाथ के पास एक गुथली सी पड़ी है। वो सांप उस गुथली के करीब से होता हुआ नीचे उतरा और चला गया। वो कुछ देर ऐसे लेटा रहा खौफ की हालत में कि ये अब सांप क्यों आया, लेकिन ये गुथली कहाँ से आई, और वो गुथली के ऊपर से गुजर के गया है जैसे मुझे कुछ कहना चाह रहा हो। वो उठकर बैठा, डरते हुए उस गुथली को उठाया और जब उसने खोला तो गुथली के अंदर जो कुछ था उसकी किस्मत बदलने के लिए काफी था। उस गुथली के अंदर सोने के बने जेवरात थे, भारी भरकम जेवरात। इतने जेवरात थे कि वो परेशान रह गया। क्या ये मुझे सांप ये तोहफा दे के गया है? ये कहां से आई है गुथली? ये किसी की अमानत है। उसने उस गुथली को उठा लिया और उस गुथली को इस उम्मीद पे रख दिया कि अगर ये किसी की अमानत है तो मैं वापस कर दूंगा, और अगर इसी सांप ने मुझे तोहफा दिया है तो मैं कबूल कर लूंगा। उसके बाद वो सीधा उसी चौराहे पे गया जहां पे वो सारे गांव वाले बैठते थे, और उसने कहा, अब वो भी जाता था बाप के बाद, कि अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो गई हो तो मेरे पास मौजूद है, वो निशानियां देकर मुझसे ले सकता है, और ये मेरा पैगाम सब तक पहुंचा दिया जाए। क्योंकि किसी ने पूछा नहीं कि क्या चीज़ है, क्योंकि निशानी देनी थी तो उसने देना था। उस वक्त यही होता था, अगर किसी की चीज़ मिल जाती तो वो कहते हैं कि बजाय किसी के दिल में मैल आए या वो झूठ बोले, निशानी दे, क्या चीज़ है, मैं वापस कर दूंगा। पूरे गांव को पता लग गया, किसी ने भी गांव में दावा नहीं किया कि हमारी ये चीज़ गायब हो गई है। 2 महीने गुजर गए और 2 महीने तक सबसे उसने पूछ लिया, किसी ने कहा नहीं यार, हमारा तो कुछ भी गायब नहीं हुआ। तब वो समझ गया, ये उसी सांप ने मुझे तोहफा दिया है। अब उसका इस्तेमाल करना चाहता था। और एक दिन उसके मालिक के साथ जब मुलाकात हुई, जो उस बाग का मालिक था, और बातों ही बातों में उस मालिक ने कहा, मैं कर्जदार हो चुका हूं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ चुका है, मेरी एक ही बेटी है और उसकी मैंने शादी करनी है। मैंने तुम्हें से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, मुझे उसके लिए जेवरात बनाने हैं और मुझे पैसे की ज़रूरत है ताकि मैं जेवरात बना सकूं, क्योंकि सब मुझे जानते हैं कि मैं एक बाग का मालिक हूं, मेरे पास पैसा है, लेकिन मुझे पता है मैं पैसा हार चुका हूं। जिस जगह पे शादी तय है वो भी मेरे ही जितने अमीर लोग हैं। ये कैसे हो सकता है, बेटी को बग़ैर मैं सोने के रवाना करूं, मुझे उसके लिए जेवरात चाहिए ही चाहिए। मैं उसके लिए शदीद परेशान हूं। मैं अब सोच रहा हूं कोई मुझे पैसा दे दे तो मैं इस बाग को बेच के जेवरात लूँ और बेटी की शादी करूं। उसने पूछा, क्या आपकी कभी कोई चीज़ गुम हुई है? उसने कहा नहीं। तब गुलाम रसूल बोला, आपको कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा इसलिए कि मेरे पास कुछ जेवरात हैं। उसने कहा दिखाओ। वो गया अपने घर से जेवरात ले आया, और उसने जब सामने उंडेली तो वो परेशान हो गया। उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? उसने कहा ये छोड़ें, जहाँ से भी आया आप मुझे बताएं, क्या आपके लिए काफ़ी है? तो उस बाग के मालिक ने जब जेवरात को देखा तो उसने एक लॉकेट उठा के वापस उसको कर दिया गुलाम रसूल को कि ये तुम रखो, ये बाकी जितना भी है इसके बदले में तुम्हें बाग देता हूँ, क्या ये सौदा मंजूर है? उसने कहा हाँ, मुझे ये सौदा मंजूर है। और यूं उन जेवरात के बदले उसने वो बाग ख़रीद लिया, वो उस बाग का मालिक बन गया। और एक लॉकेट उसको उसने वापस भी कर दिया कि ये बहुत ज़्यादा है, बाग की मालियत से भी बहुत ज़्यादा है, मैं जितना ले चुका हूँ ये बहुत ज़्यादा है, इसमें से तुम भी रख लो। अब उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। उस सांप को दूध पिलाने की वजह से वो सांप उसको वो गुथली देकर गया था, और वो जो कपड़े की बनी हुई वो थैली सी थी, उसके अंदर इतना सोना मिला था कि वो बाग खरीद चुका था। उसकी ज़िंदगी बदल गई। ये राज सिर्फ उसको पता था और किसी को नहीं पता था। लेकिन एक रात उसने और मंजर देखा। अब वो बाग का मालिक था, लेकिन अभी भी खुद मेहनत करता था। उसने इस बाग के लिए किसी को रखा नहीं था, खुद ही देखभाल करता, दिन को भी आता, रात को भी आता। अब बाग की उजरत नहीं मिलती थी, बाग के भी पैसे आते थे। उसने सोना तो दे दिया था, लेकिन जो आम बिकते थे उसके अच्छे खासे पैसे आते थे। यूँ उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। सब हैरान थे, कैसे हुआ कोई नहीं जानता था।
खुशहाली आ चुकी थी कि एक रात वो उसी बाग में सोया था कि उसके कानों ने एक शोर की आवाज़ सुनी। उस शोर की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पे अभी लेटा ही था। आज चांदनी रात थी। चांदनी रात में चांद की किरणें दरख्तों से होती हुई नीचे जो ज़मीन पे पड़ रही थी तो मंजर नज़र आ रहा था। तभी उसने देखा एक पाजेब की पायल की आवाज़ है जो छन छन करती हुई भागती हुई फिर रही है। कलेयर उसने एक कहके को भी सुना जो एक लड़की का कहका था, और उस साथ ही उसने पायल की आवाज़ सुनी जैसे वो लड़की भागती फिर रही हो और पायल की आवाज़ हो। वो परेशान हो गया कि रात के इस पहर ये किस पायल की आवाज़ है, किस पाजेब की आवाज़ है। वो आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठा। अब पत्ते पड़े हुए थे, कहीं किसी पत्ते पे भी उसके पाँव पड़ जाता तो एक शोर सा पैदा होता। तो अपने पाँव को इस अंदाज में ज़मीन पे रख रहा था कि नीचे शोर पैदा ना हो और मैं देख सकूं ये कहाँ से आवाज़ आ रही है लड़की के भागने की, और उसके पायल पहने हुए पाँव में से आवाज़ आ रही है। और ये एक लड़की नहीं, उसके साथ कोई और भी था। 2 लोगों की भागने की आवाज़ थी। तो वो चलते चलते जब एक दरख्त के पीछे छुप के खड़ा हुआ तभी उसने देखा एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की जिसका रंग इतना सफ़ेद था, इतना सफ़ेद था कि उस चांदनी रात में चमक रहा था जैसे उसके जिस्म से रोशनियाँ फूट रही हों। और वैसा ही एक हसीनो जमील नौजवान उसके साथ खेलता फिर रहा था। वो दोनों भागते फिर रहे थे। लड़की का रंग और रूप इतना खूबसूरत था, उसके बाल लहरा रहे थे, इतने लंबे उसके बाल थे, घुटनों तक आ रहे थे। और लड़का भी इतना गोरा चिट्टा, इतना खूबसूरत सा था। वो इस गांव का नहीं हो सकता। इस गांव में इतना हसीनो जमील कोई नहीं था जिसका रंग इतना सफ़ेद हो, दूध जैसा। कुछ देर उनको खड़ा देखता रहा। उसके दिमाग में कई सवालात आए कि ये इस गांव के तो नहीं है। लड़का लड़की रात के इस पहर खेलते फिर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ते फिर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, कौन है ये? तभी वो उस दरख्त के पीछे से निकला और जोर से बोला, कौन हो तुम? जैसे ही उस रात की तारीकी में उसकी आवाज गूंजी, कौन हो तुम, तो वो दोनों खेलते शोर करते अपनी जगह से रुक गए। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सामने खड़े गुलाम रसूल की तरफ देखा, और दोनों तेजी से भाग के 2 दरख्तों के पीछे छुप गए। वो इस बाग का मालिक था, उसने पूछना जरूर था। ये उसकी जिम्मेदारी थी कि रात के इस पहर नौजवान लड़का और लड़की क्या कर रहे हैं, क्या माजरा है। कुछ भी हो जाता वो जिम्मेदार था। वो इसलिए पूछे बगैर वापस नहीं जा सकता था। और इतने हसीन और जमील, वो खुद भी बेचैन हो गया था, मैं इनसे बात करूं, कौन है? वो चलता हुआ सीधा उन्हीं दरख्तों की तरफ गया जिसकी पीछे वो दोनों लड़का और लड़की छुप गए थे। जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचा तो ये देख के हैरान रह गया कि उस जगह पे ना ही कोई लड़का था और ना ही कोई लड़की। वहाँ पे 2 सांप बैठे हुए थे, इस अंदाज में फन फैलाए उसके इंतज़ार में, जैसे वो जानते थे कि इन दरख्तों में हमें देखने के लिए आएगा। तो वो दोनों अपने फन फैला कर बैठ गए थे। और वो देखकर चौंक गया। उनमें से एक सांप वही था जिसको वो दूध पिलाता था। उसके सर पे वही निशान था, एक कलर सा बना हुआ था जिससे उसको पहचान लेता था। और वो देख के चौंक गया, उनमें से एक वही सांप है। तभी वो खड़ा अपने आप से सवाल कर रहा था, जिन लड़का और लड़की को मैंने भागते हुए इस दरख्त के पीछे छुपते हुए देखा है, और तो वो कहीं जा नहीं सकते क्योंकि उनके पीछे चलता हुआ मैं भी आ गया हूं, तो यहां पे तो ये 2 सांप हैं, ये क्या माजरा है? लेकिन उस सांप को देखते ही उसको लगा जैसे सांप नहीं, ये तो दोस्त है, मेरा मोहसिन है, जिसने मुझे ऐसा ला के दिया था कि जिसकी वजह से इसमें बाग का मालिक बना। उसने जैसे उस सांप को देखा तो उसके बाद उल्टे कदम चलता हुआ अपनी चारपाई पे गया और जाकर लेट गया। उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि सांप हैं अपनी जगह पे चले गए हैं या क्या हो गए हैं, क्योंकि वो समझ गया था ये तो वही सांप है अगर ये वो फिर रहा है। लेकिन अपने आप से वो सवाल जरूर कर रहा था, ये माजरा क्या है? मैंने तो लड़की और लड़के को देखा था, ये तो सांप थे। वो लेटा रहा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा चलने की आवाज आ रही है, कोई चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है।
और उसने अपना सर उठाया तो देखा वही नौजवान लड़का जो इंतहाई खूबरू था, वो चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। वो उसके करीब आया और कहा, गुलाम रसूल, आज इस राज से पर्दा उठ गया है, तुमने मुझे मेरे रूप में देख लिया है। मेरे मोहसिन तुम हो, मैं नहीं। मैं सांप के रूप में था, मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूं। मैं दूसरी दुनिया का रहने वाला हूं, मैं इंसानों से नहीं हूं। मैं रूप धार सकता हूं, मैं जिन्नात से हूं। जब तुमने पहली दफा मुझे सांप के रूप में दूध पीते हुए देखा था तो मैंने तुम्हें डराने की कोशिश की थी, लेकिन तुम डरे नहीं थे। तुमने रोज़ाना मेरे लिए दूध ला के रखना शुरू कर दिया। तब मैं समझ गया था तुम एक अच्छे इंसान हो। यूं मेरी तुम्हारे साथ वाबस्तगी हो गई। और जब तुमने आना बंद कर दिया तो मैं परेशान हुआ कि तुम आते क्यों नहीं। तो मुझे पता लगा तुम इस बाग में हो और मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आ गया। और तुमने यहाँ पे भी मेरे आगे दूध रख दिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दोस्त मुझे दावत दे रहा है कि अब मैं यहाँ आके रहूँ। तो मैंने यहाँ आके इसी बाग में रहना शुरू कर दिया। लेकिन मैं चाहता था कि इस बाग में कोई और ना हो, तुम इस बाग के मालिक हो, तो हम उन ख़जानों को भी ढूंढ लेते हैं जो इस दुनिया में छुपे हैं। तो मैंने उन ख़जानों में से कुछ ला के तुम्हें दिया कि तुम इस बाग को ख़रीद सको, और तुमने ख़रीद लिया। अब मैं और ये मेरी बीवी है, हम दोनों यहाँ रहते हैं। हो सकता है आगे भी हम तुम्हें यहाँ पे शरारतें करते हुए, हंसते खेलते, घूमते फिरते रात को नज़र आएंगे, लेकिन हाँ, तुम्हारे अलावा और कोई हमें नहीं देख सकेगा, सिर्फ तुम ही देख सकोगे। तो हम चाहते हैं, तुम्हारी अगर इजाज़त हो तो क्या हम यहाँ पे रह सकते हैं, रात को घूम फिर सकते हैं। हाँ, ये वादा है, तुम्हारे अलावा किसी और कोई आ भी गया तो उसको हम दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ तुम्हारी ज़ात को दिखाई देंगे। तुमसे मैं इजाज़त मांगने आया हूँ। तभी गुलाम रसूल ने कहा, मोहसिन तो तुम हो जिसने मुझे ये बाग लेके दिया है। ये बाग मेरा नहीं, तुम्हारा ही तो बाग है। तुम इस बाग के मालिक हो। तुम जिस मखलूक से भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो सिर्फ ये पता है तुम मेरे दोस्त हो। मैं पहले दिन से तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। जब तुमने पहली दफ़ा दूध पिया था तब से मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया था। तो मैं अपने दोस्त के लिए दूध लेके आता था। अगर तुम मुझे ये कुछ ना भी देते तो तब भी मेरे तुम दोस्त रहते। मेरे दोस्त, ये बाग तुम्हारा है, तुम रह सकते हो। मुझे अब तुमसे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, पहले भी नहीं था। जैसे चाहो रह सकते हो। उसने कहा, हाँ, लेकिन एक राज हमारे बारे में कभी किसी को बताना मत। उसने कहा ठीक है। उसने उसके साथ वादा लिया और उसके बाद फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि वो लड़का और लड़की इंसानी रूप के अंदर खेलते कूदते भागते फिरते, वो उनको देखता और मुस्कुरा देता था। कभी भी उसने उनको तंग नहीं किया था। हाँ, अब ये ज़रूर हो गया था, वो कभी कभी उसको फरमाइश कर देते थे मिठाई की, कभी फरमाइश कर देते थे जलेबियों की, कभी किसी चीज़ की फरमाइश कर देते तो वो उनकी फरमाइश पूरी करता। एक दरख्त की जगह बता दी थी, वो उस जगह पे उनके लिए रखा था। अब दोबारा उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। कभी कभी आमना सामना हो जाता। अगर वो दोनों इकट्ठे होते तो गुलाम रसूल कभी भी उनसे बात ना करता। अगर कभी वो अकेला नज़र आ जाता, वो लड़का जिसका वो नाम तक नहीं जानता था, तो उससे बातचीत कर लेता। वो बिल्कुल इंसानी आवाज़ में इंसानों की तरह बोलता था। तो एक दफ़ा उसने उससे सिर्फ इतना पूछा था कि मैं आप लोगों की भाग दौड़ और आप जिस तरह यहाँ पे रहते हैं कोई खलल पैदा तो नहीं करता, मेरी वजह से आप डिस्टर्ब तो नहीं होते? तो उसने कहा, नहीं, हम हर वक्त यहाँ पे नहीं होते, हम चले भी जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। यूँ वक्त गुजरता रहा कि फिर एक ऐसा वाक़या हुआ, उसने देखा आज वो इंसानी रूप में था। जब वो घर से लौट रहा था रात का पहरा देने के लिए, अपने बाग में लेटने के लिए गुलाम रसूल था, तब उसने देखा वो पहले से इंसानी रूप में मौजूद था, जैसे उसका इंतज़ार कर रहा हो, और रो रहा था। गुलाम रसूल कहता है, मैं उसके पास गया और मैंने कहा, क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा है, तुम्हारे गांव का फ़लाँ जो शख्स है, लड़का, वो वैसे भी एक बदमाश किस्म का लड़का है, गांव वाले उससे तंग हैं। उस बदमाश ने
मेरी बीवी को मार दिया है। गुलाम रसूल एकदम से परेशान हो गया कि कैसे। उसने कहा हम दोनों गुजर रहे थे कि वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। हम जिन्नात के रूप में नहीं थे, हम सांप के रूप में थे। हंसते खेलते हुए जा रहे थे क्योंकि जिन्नात सबसे पसंदीदा जो रूप है, काला सांप, काला कुत्ता, काली बिल्ली, ये हमारे पसंदीदा रूप हैं। हम कई तरह के रूप धार सकते हैं, तो हमें सांपों के रूप में जा रहे थे। उसने हमें देख लिया। हम बातों में इतने मसरूफ़ थे कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया कि उसने मौके का फ़ायदा उठाया और मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था कि उसने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी से इतने ज़ोर से वार किया कि मेरे साथ जो मेरी बीवी थी उसका सर अलग हो गया। और जैसे ही उसका सर कट गया, वो बेशक सांप के रूप में थी, अगर उसको मार दिया जाए तो हम जिन्नात भी मर जाते हैं। हम किसी रूप में हैं, अगर जिन्नात हैं तो हम नज़र नहीं आते, लेकिन अगर हम किसी रूप को धारे हुए हैं और उस रूप में हमें मार दिया जाए तो हम मर जाते हैं। मेरी बीवी मर गई। मैं उसी टाइम उसकी आंखों के सामने गायब हो गया, क्योंकि मेरे उस वक्त दुख था बीवी का। मैं उसी वक्त बदला ले सकता था, लेकिन मैंने लिया। मुझे एक दुख था, ये निकले यहाँ से, मैं अपनी बीवी को संभालूं। उसके दोस्त उसको मना करते रहे थे, लेकिन उस जालिम ने मार दिया मुझे। मैं रोता रहा। मैं बहुत दुखी हूँ दोस्त। इंसान बहुत जालिम है, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मार डालूंगा। मैं अपनी बीवी का बदला ज़रूर लूँगा। और जब हम जिन्नात सांप के रूप में भी होते हैं तो बदला ज़रूर लेते हैं। तो तभी गुलाम रसूल ने कहा, उस लड़के को मैं जानता हूँ, उसका बाप बहुत शरीफ है, वो माँ बाप का एक ही बेटा है। हाँ वो बहुत बदतमीज़ है, हाँ वो नाफरमान है, हाँ वो माँ बाप का फर्माबरदार नहीं है, लेकिन खुदारा उसको कुछ ना कहना, उसकी माँ मर जाएगी। दोस्त मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूँ, उसको कुछ ना कहना। मेरे होते हुए कम अज़ कम उसको कभी कुछ ना कहना। उसको नहीं पता था, उसने सांप समझ के मार दिया है। सांप जहरीला होता है। मेरा बाप भी मुझे सांप देख के, जब पहली दफ़ा मेरे बाप ने मेरे सामने सांप देखा था, कहा था पीछे हट जाओ। मेरा बाप भी डर रहा था। शायद वो भी इंसान है। मुझे पता है तुम्हारे अंदर गुस्सा है, दुख है, तकलीफ़ में हो, लेकिन उसको माफ़ कर दो। तो तभी वो बोला, हाँ ठीक है दोस्त, मेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन ये वादा करता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में उसको कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। उसके बाद वो सांप उसी बाग में मौजूद रहा, लेकिन बहुत कम नज़र आता था। अब वो अकेला था। उसके बाद गुलाम रसूल कहता है, मैंने कभी उसको इंसान के रूप में भी नहीं देखा। ये राज राज मेरे अंदर ही रहा। मैं उसको देखता रहा, यहाँ तक कि मैं बूढ़ा हो गया। और जब मैं मरने के करीब हुआ तो मैंने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, मेरी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा राज था। उस सांप ने उसको कुछ नहीं कहा। तो बच्चों ने उससे सवाल पूछा, बाबा आपने ये कहानी कभी किसी को नहीं बताई? उसने कहा, नहीं मैंने कभी किसी को नहीं बताई। हाँ मैं एक दफ़ा ज़रूर गया था उसी चौक में, वहाँ पे वो सारे कुछ बुज़ुर्ग थे, 2-3, उनको साथ मैंने ये बात ज़रूर की थी कि इस लड़के को जब उस सांप ने, इसने मारा था उसको, तो उसके अगले दिन ही मैं उनके पास गया था और बुज़ुर्गों से कहा था कि कुछ ऐसी मखलूक भी होती है जो रूप में होती है, कभी कुत्ते के, कभी बिल्ली के, कभी सांप में, और इस नौजवान ने उस मखलूक को मार डाला है। मैं इतना आज गुजारिश करने आया हूँ, आप गांव के बुज़ुर्ग हैं, इसको समझा दें कि दोबारा कभी भी किसी सांप, किसी कुत्ते, किसी बिल्ली को ना मारे, वरना यकीन मानिए मारने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन वो रूप में होते हैं, वो इसको मार डालेंगे। बड़ी मुश्किलों से मैंने कोशिश की है कि ये बच जाए। तो वो बुज़ुर्ग बोले, तुमने कैसे कोशिश की? उसने कहा, राज है, मैं नहीं बता सकता, पर इतना कहूँगा, इसको कहना हर उस मखलूक से जो अल्लाह ने बनाई है, अगर इसको नुकसान नहीं पहुँचा रही तो ये क्यों मार देता है? जब वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, वो जा ही रहे थे, जाने देता, इसने क्यों मारा है? उन बुज़ुर्गों को बात समझ आ गई थी। वो इस अंदाज में बात कर रहा था कि वो समझ गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात को समझ गए हैं, हम इसको ज़रूर समझाएंगे। उन्होंने उस लड़के को समझाया, लेकिन उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, बात सुनी अनसुनी कर दी। वो अभी भी उसी तरह नाफरमान था, उसने अपनी आदतें नहीं बदली थी, लेकिन उसको बुज़ुर्गों ने इतना ज़रूर समझा लिया था कि अगर तुमने फिर कभी किसी सी मखलूक को, बेज़ुबान को, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, किसी को मारा तो ज़रूर नुकसान उठाओगे, ये ना करना, तुम्हें वार्निंग है। तो उसने अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर किया कि उसके बाद किसी कुत्ते, बिल्ली और जानवर को नहीं मारा, लेकिन उसी तरह बदतमीज़ और नाफरमान रहा। और जब वो अपने बुज़ुर्ग, वो गुलाम रसूल अपने बच्चों को ये कहानी सुना रहा था, तब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था।
बच्चों ने पूछा, क्या आज वो लड़का वो ज़िंदा है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्या हम नाम पूछ सकते हैं? और उन्होंने उनको नाम भी बता दिया, हाँ उसका ये नाम है। उन्होंने कहा वो तो अब काफ़ी जवान हो चुका है, 45-50 साल का तो वो हो चुका है। उन्होंने कहा हाँ, ये उस वक्त छोटा था और मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ था। कहानी तो उसने अपने बच्चों को सुना दी और कुछ अरसे के बाद वो चल बसा। उसके बच्चे उसी ही बाग में जाते काम करते। उसकी कहानी के बाद वो उस बाग में डरते थे उस सांप से, क्योंकि उसने कहा था मैं कभी तुम लोगों को ये राज ना बताता, कभी ये कहानी ना सुनाता, इसलिए सुना रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी भी मैं चक्कर लगाता हूँ, हो सकता है मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊँ, मरना हर इंसान ने, मैंने भी मरना है, तो तुम्हें कभी वो सांप नज़र आ सकता है, क्योंकि मेरे बाद तुम इसके वारिस हो, तो इसलिए बता रहा हूँ, उसको कभी तकलीफ़ मत देना, हो सके तो उसके लिए दूध रख देना, उसको ठेस ना पहुँचाना। वो रूप धार के होता है, वो सांप के रूप में होता है, वो सांप नहीं है। उसके बाद उनके बच्चों ने उनके मरने के बाद उस बाग को संभाला, लेकिन कभी भी उनको वो सांप नज़र नहीं हुआ आया। लेकिन ये ज़रूर हुआ जब उनका दादा, उनका बाप था उस वक्त, इनका दादा है, जब उनका बाप मर गया तो मरने के 1 हफ्ते बाद उनके कानों ने जो आवाज़ सुनी थी उस गांव के उस लड़के के बारे में कि उसको सांप ने डस लिया था। और जब वो लोग पहुंचे थे तो एक जगह पे मरा पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी और उस जगह से कपड़ा हटा हुआ था, उसकी शलवार हटी हुई थी। तो वहाँ पे देखे 2 दांत बने हुए थे और वो टांग उसकी नीली अजीब सी हो गई थी, जिससे पता लगता था कि जहर की वजह से उसकी टांग फूल गई थी। उन्होंने कहा था इसको किसी सांप ने डसा है, ये उसके दांत हैं। और जहर इतना फैल गया था कि जब वो पहुँचे तब तक वो मर चुका था। उस गांव के वो बुज़ुर्ग भी शायद फौत हो चुके थे, जिसको उसने ग़ुलाम रसूल ने कहा था। या अब सिर्फ ये बच्चे थे जिनको वो दादा बता गया था, बाप बता गया था कि उस बाग के अंदर उसका ध्यान करना, वो अब भी रहता है, इसको कभी दूध वगैरह दे देना, उसका ख्याल करना, उसको नुकसान ना पहुंचाना। और अभी मरे हुए 1 हफ्ता हुआ था कि 1 हफ्ते बाद ही वो लड़का सांप के डसने की वजह से चला गया। सांप ने जो वादा किया था कि आपकी ज़िंदगी में मैं इसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो उसने वाकई अपने वादे को निभाया था। ज़िंदगी में उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मरने के 1 हफ्ते बाद ही उसने उसको डस लिया था। लेकिन उस बाग में दोबारा कभी भी कोई सांप नज़र नहीं आया। सांप कोई नज़र आए भी सही, वो आम वाले सांप थे, काला स्याह उस तरह का सांप जो वो निशानियां बता के गया था, वैसा कभी कोई सांप नहीं नज़र आया। वो बच्चे अक्सर दूध रख देते थे उस प्याले के अंदर, लेकिन कभी किसी ने दूध नहीं पिया, वो दूध वैसे ही पड़ा रहता था। बच्चे भी जवान हो गए, लेकिन कभी उनकी आंखों ने कोई इस तरह वाक़या नहीं देखा। लेकिन जब वो बूढ़े होने लगे तो ये राज उनके पेट में ना रह सका। उन्होंने फिर अपने बच्चों को ये राज बता दिया कि दादा की ये कहानी थी, तुम्हारे दादा की, तुम्हारे दादा के साथ इस बाग में हुआ था, इस बाग का ख्याल रखना। ये जो बाग है तोहफा है उस मखलूक का जो सांप के रूप में थी, जो तुम्हारे दादा को देगी। बच्चे जब बड़े हुए उसको इसके एक किस्सा और कहानी समझा। उन्होंने कहा कौन सा सांप, कौन सी मखलूक, क्या बातें हैं। वो अयाशू में पड़े इस तरह के वो बाग ही उनको बेचना पड़ गया। उन्होंने उसकी कोई बाग की केयर नहीं की। लेकिन हाँ, जब बाग उनके हाथ से निकल गया तो उस कहानी को वो इस अंदाज में सुनाते थे कि जैसे एक फ़र्जी कहानी थी, सुनाई गई थी और ऐसे हमें सुनाई गई और हमने क्या करना था, बाग को हमने तो बाहर मुल्कों में जाना था और इस तरह करके हमने बाग को बेच दिया। लेकिन सुनाने वाले आज भी कहते हैं कि वो कहानी सच थी, वो झूठ नहीं थी। क्योंकि आज भी जो उस दौर में बंदे बुज़ुर्ग ज़िंदा थे वो इस बात पे ज़रूर हैरान थे कि ग़ुलाम रसूल एकदम अमीर कैसे हुआ था, कोई नहीं जानता था। और जो बाग का मालिक था उसने भी राज को राज रखा था, उसने किसी को नहीं बताया था। ये आज भी उनके गांव की बड़ी मशहूर कहानी है। आज वहाँ पे बाग नहीं है, उसको काट दिया गया है। वहाँ पे अब वक्त के साथ साथ सोसाइटियाँ बन गई हैं, कॉलोनियाँ बन गई हैं, घर बन गए हैं, अब वहाँ पे बाग भी नहीं है। लेकिन आज भी लोग जानते हैं वहाँ पे एक बाग था और उस बाग की ये कहानी थी, ग़ुलाम रसूल का बाग मशहूर था। लोग ग़ुलाम रसूल के बाग से उसको जानते थे। ये कहानी मुझे गुलफाम ने भेजी, सरायकीला की कहानी है जो मैंने आपको सुना दी। आज भी वहाँ की एक मशहूर कहानी है। इंशाल्लाह आपकी कहानियों को भी जो मुझे भेज रहे हैं आप लोग, उनको आगे 1 by 1 इंशाल्लाह एक एक करके प्रोग्राम में शामिल करता रहूँगा। फिर आप अपनी कहानी मुझे उसी तरह भेजते रहिए। कहानी व्हाट्सएप पे लिख के भी भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके भी आप मुझे कहानी भेज सकते हैं। जैसे आपकी कहानी का नंबर आएगा इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। जब भी कहानी आप वॉइस मैसेज लिख के भेजें या कहानी
वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या आप कहानी लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ जो आपने लिखना है वो होना चाहिए स्टोरी, STORY इंग्लिश में, या उर्दू में स्टोरी लिखें, स्टोरी लाजमी लिखें, या OCS भी लिख सकते हैं, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी। OCS लिख दें या स्टोरी लिख दें इंग्लिश में या उर्दू में, लाजमी लिखें। अगर आप स्टोरी लिखना या OCS लिखना भूल जाएंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 00923136655500। मैं रिपीट करता हूँ 00923136655500। इस पे आप मुझे अपनी कहानी भेजिए। तो आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।